स्टोनहेंज के ठीक बगल में कुछ बेहद विशाल और गहराई से परेशान करने वाली चीज छुपी हुई है। जमीन में खोदे हुए दर्जनों से भी ज्यादा विशाल गड्ढे हैं। ये सभी गड्ढे अजीब सटीकता के साथ रखे गए हैं और एकदम गोल घेरा बनाते हैं जो 1 मील से भी ज्यादा चौड़ा है। सालों तक कोई भी इन्हें समझा नहीं सका। ये जानवरों के फंदों के लिए बहुत बड़े थे, प्राकृतिक सिंकहोल्स के लिए बहुत व्यवस्थित थे और बेतरतीब होने के लिए बहुत जानबूझकर बनाए गए थे। और सबसे बड़ा सवाल था, किसके पास इतनी ताकत थी? 4000 साल पहले इतनी बड़ी जमीन को बदलने का ज्ञान और तर्क किसके पास था? तो ये गड्ढे डरिंगटन वॉल्स नामक जगह के चारों ओर हैं, जो स्टोनहेंज से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक विशाल नवपाषाणकालीन बस्ती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इंसानों ने इन्हें लगभग 2500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल के अंतिम दौर में खोदा था, जब माना जाता है कि लोग साधारण किसान जीवन जीते थे। अब बिना धातु के औजारों, लिखित भाषा या आधुनिक गणित के हर गड्ढा लगभग 30 फीट चौड़ा और करीब 15 फीट गहरा है, और ये सभी मिलकर लगभग एकदम सही घेरा बनाते हैं। ये साबित करने के लिए कि ये गड्ढे प्राकृतिक नहीं थे, वैज्ञानिकों ने पूरी तरह जासूसी अंदाज अपना लिया। उन्होंने मिट्टी के कोर ड्रिल किए और खुद मिट्टी की जांच की, जिसमें प्राचीन डीएनए के सूक्ष्म अंश भी शामिल थे। और एक तकनीक है जिसे ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कहते हैं, जो बताती है कि मिट्टी ने आखिरी बार कब सूरज की रोशनी देखी थी। हर जांच ने एक ही जवाब दिया, इंसानों ने ये गड्ढे जानबूझकर बनाए थे। अब कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। ये गड्ढे ऐसे ही चलते फिरते लोगों ने बेतरतीब नहीं खोदे थे, इन्हें एक ही एकीकृत परियोजना के रूप में बनाया गया था। इसका मतलब है कि नवपाषाण काल के निर्माताओं को एक विशाल घेरा कल्पना में लाना पड़ा, खुले मैदान में दूरियां नापनी पड़ी और एक बड़े क्षेत्र में टीमों का समन्वय करना पड़ा, वो भी बिना किसी जीपीएस, ड्रोन या हवाई नक्शों के। उनके पास बस लोग, रस्सियां, लकड़ी के औजार और साझा ज्ञान था। तो आखिर उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया और ऐसा क्यों किया? पुरातत्वविदों का मानना है कि ये गड्ढे किसी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक अनुष्ठानिक परिदृश्य का हिस्सा थे। डरिंगटन वॉल्स पहले से ऐसा स्थान लगता है जहां लोग समारोहों, दावतों और मौसमी आयोजनों के लिए इकट्ठा होते थे। ये गड्ढों का घेरा शायद एक पवित्र सीमा को चिन्हित करता था। ये आम जमीन को एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली स्थान से अलग करता होगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गड्ढे जीवितों की दुनिया और अधोलोक के बीच की सीमा का प्रतीक थे। इस संरचना का पैमाना वाकई काफी प्रभावशाली है। ये शायद ब्रिटेन में अब तक बनाए गए सबसे बड़े प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है, और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये खुद स्टोनहेंज से भी बड़ा है। और जहां स्टोनहेंज की विशाल चट्टानें दूर से दिखती हैं, वहीं यह स्मारक हजारों सालों तक घास के नीचे चुपचाप छुपा रहा, किसी को दिखाई नहीं दिया। पीढ़ियां इसके ऊपर से गुजरती रहीं, बिना ये जाने कि वे एक विशाल धन्यवाद के भीतर खड़ी हैं। प्राचीन डिजाइन। काफी समय तक हमने प्राचीन लोगों को कम आंका। हमने कल्पना की कि वे प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करते थे, ना कि उसे आकार देते थे। लेकिन ऐसी खोजें बार बार ये साबित करती हैं कि हमारी सोच गलत थी। डरिंगटन वॉल्स के निर्माता सिर्फ उस इलाके में रहते नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसे गढ़ा था। वे ज्यामिति, प्रतीकवाद और दीर्घकालिक महत्व के बारे में सोचते थे। और ये अकेला मामला नहीं है। नई तकनीक की बदौलत दुनिया पर अमन है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे प्रमाण खोज रहे हैं कि प्राचीन मानवों ने विशाल पैमाने पर चौंकाने वाली सटीकता के साथ काम किया था। अमेज़न वर्षा वन में शोधकर्ताओं ने जंगल की छांव के नीचे छुपे 2500 साल पुराने शहरों के निशान पाए। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में 20 साल से भी ज्यादा समय तक पैदल खोजबीन की, लेकिन आखिरकार तकनीक ने इस रहस्य को सुलझा दिया। लाइडार तकनीक, जो एक्सरे विजन जैसी है, लेजरों की मदद से इलाके का सर्वे करती है और डिजिटल रूप से जंगल को परत दर परत हटाती है। इसने 100 वर्ग मील से भी बड़े विशाल क्षेत्र को स्कैन किया। इसने 6000 से भी ज्यादा आयताकार मिट्टी के प्लेटफॉर्मों को पहचानने में मदद की, जिन्हें शायद घरों या सार्वजनिक इमारतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कृषि की सीढ़ियां, जल निकासी प्रणालियां और सावधानी पूर्वक आकार दी गई खेती की जमीन भी पाई। ये कोई बेतरतीब बस्ती रेखी, ये अच्छी तरह से योजनाबद्ध थी। कम से कम 15 अलग अलग बस्तियां सामने आईं, जो सभी चौड़ी और सीधी सड़कों से जुड़ी थीं, जो इलाके को साफ सुथरे तरीके से काटती थी। ये सड़कें नदियों या ढलानों के साथ नहीं चलती थीं, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। ये सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सही समकोण पर काटती थीं, जिससे ग्रिड बनता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि किलिमोपे और उपानु संस्कृतियों के लोग वहां लगभग 500 ईसा पूर्व के बीच रहते थे, और 300 से 600 ईस्वी के बीच उन्होंने मक्का और शकरकंद की खेती की, जमीन का रूप बदला और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो सदियों तक चली। ऐसी खोजें कुछ बहुत बड़ा साबित करती हैं। अमेज़न में जितने लोगों के रहने की वैज्ञानिकों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां रहते थे। 10,000, शायद सैकड़ों हजार तक। और वे वहां सिर्फ जीवित ही हैं। उन्होंने उस इलाके को आकार दिया।
बिल्कुल डैरिंगटन वॉल्स की तरह असली कहानी सबकी नजरों के सामने छुपी हुई थी जब तक कि तकनीक ने उसे उजागर नहीं किया। फिर है पेरू, जहां पुरातत्व शास्त्र की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है नाज़का रेखाएं। जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकारों की ये विशाल आकृतियां धरती पर ऐसे फैली हैं जैसे कोई प्राचीन संदेश जो इतने बड़े हैं कि उन्हें ठीक से केवल पक्षी या उपग्रह तो देख सकते हैं। दशकों से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाज़का लोगों ने इन्हें क्यों बनाया, कैसे बनाया और इन विशाल आकृतियों का मतलब क्या है। और हाल तक ये रहस्य जिद्दी बना रहा और हल नहीं हुआ। रेगिस्तान में चलते हुए या उसके ऊपर उड़ते हुए पुरातत्वविद रेखाएं और आकृतियां देखते और सोचते कि क्या कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन जो पहले से ज्ञात थी वे तो बस हिमखंड की नोक थी। पारंपरिक फील्ड वर्क जिसमें लोग जमीन पे धीरे धीरे चीजों को हाथ से नक्शे पे उतारते थे, उसमें बहुत समय लगता था और तब भी दर्जनों छोटी डिजाइनें इतनी हल्की थीं कि बिना किसी मदद के आंखों से देखना मुश्किल था। तो रेगिस्तान को पैदल छानने के बजाय शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हवाई और ड्रोन इमेजरी में पैटर्न पहचानना सिखाया। उन्होंने प्रशिक्षित मॉडलों में टेराबाइट्स की तस्वीरें डाली और एआई ने उन आकृतियों, वक्रों और प्राचीन रेखाओं को चिन्हित करना शुरू कर दिया जो सदियों से छुपी हुई थीं। सिर्फ 6 महीनों में इसने नाज़का रेगिस्तान में 303 पहले अज्ञात जियोग्लिफ्स की पहचान की। इसने हमारे पहले से ज्ञात आकृतियों की संख्या लगभग 2 गुनी कर दी और डिजाइनों के पूरे वर्ग दिखाए। इन नई आकृतियों में से कुछ बहुत छोटी हैं, बस कुछ फीट चौड़ी, लेकिन ये विशाल आकृतियों जैसे हमिंग बर्ड या बंदर के पास स्थित हैं। इन सभी नई खोजों की बदौलत वैज्ञानिक आखिरकार उन सिद्धांतों की जांच शुरू कर सकते हैं जो उन्होंने लाइनों के उद्देश्य को लेकर बनाए थे। ऐसा लगता है कि ये लाइनें सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी। इनमें से कई शायद चलने के रास्ते या समारोहों के दौरान इस्तेमाल होने वाले मार्ग रहे होंगे। अगर आप चिंतित हैं तो बता गए, एआई पुरातत्वविदों की जगह नहीं ले रहा है। वे अब भी हर संभावित सुराग को जमीन पर जाकर जांचते हैं और मशीनों द्वारा मिली हर चीज की व्याख्या करते हैं। ब्रिटेन में वो गड्ढों का घेरा एक और भी पुराने ढांचे से जुड़ा है जिसे रॉबिन हुड्स बॉल नामक प्रारंभिक नवपाषाण स्थल कहा जाता है। क्योंकि ये प्रसिद्ध पत्थरों से काफी दूर स्थित था, इसलिए ये एक साइड कैरेक्टर जैसा लगता था। लेकिन पता चला कि रॉबिन हुड्स बॉल लगभग 3600 ईसा पूर्व का है, जो इसे स्टोनहेंज से करीब 500 साल पुराना बनाता है। इसे पुरातत्वविद कॉजवेड एनक्लोजर कहते हैं, जो सुनने में तो बड़ा शानदार लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है एक बड़ा गोलाकार मिट्टी का ढांचा जो खाइयों और मेड़ों से बना होता है। एक सीधी खाई के बजाय इन खाइयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिनके बीच में थोड़े थोड़े अंतराल हैं, और लोगों को बाहर रखने के बजाय ये शायद उन्हें एक साथ लाने के लिए था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये घेरे इकट्ठा होने की जगह के रूप में काम करते थे, बैठकों, दावतों, अनुष्ठानों और शुरुआती किसान समुदायों के बीच सामाजिक जुड़ाव के लिए। फिर आया वो मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्टोनहेंज के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी लार्क हिल पर नई सैन्य आवासीय परियोजना के लिए जमीन तैयार करते समय पुरातत्वविदों को एक और कॉजवेड एनक्लोजर के संकेत मिले। इस खोज ने नक्शे को पूरी तरह उलट कर रख दिया। ये इलाका स्टोनहेंज से बाहर की ओर नहीं बढ़ रहा था, ये तो पत्थरों के खड़े होने से बहुत पहले ही जीवंत था। जैसे जैसे शोधकर्ता और गहराई में खुदाई करते गए, उन्हें सैकड़ों चकमक पत्थर के औजार, खूबसूरती से बनाए गए पत्तीनुमा तीरों के सिर, मानव खोपड़ी के टुकड़े और हिरन के सींग के टुकड़े मिले, जिन्हें शायद खुदाई के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर आई मिट्टी की हांडी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग शैलियों की हांडियां मिली, कुछ घेरे की खाइयों से तो कुछ पास की गड्ढों से। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की शैलियां अक्सर सांस्कृतिक पहचान की तरह होती हैं। इस मिश्रण से कुछ बड़ा होने का संकेत मिलता है। अलग अलग समूह के लोग एक ही जगह पे आ रहे थे और अपने अपने रीति रिवाज, औजार और वस्तुएं साथ ला रहे थे। इन सब बातों से स्टोनहेंज को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। ये पत्थर अचानक कहीं से प्रकट नहीं हो गए थे। ये कैसे इलाके में खड़े किए गए थे जो पहले से ही अर्थ, यादों और हलचल से भरा हुआ था। हर नई खोज, चाहे वो स्टोनहेंज के पास हो, अमेज़न के जंगल में या पेरू में, वे पुरातत्वविदों को किताबें फिर से लिखने और पूरी दुनिया को प्रगति की धारणा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। पता चलता है कि प्राचीन लोगों ने स्टील और बिजली की कमी की भरपाई अपने अवलोकन, रचनात्मकता और साझा अर्थ के जरिए की थी।